we all could easily recall the months-long farmers' agitation that took place in Delhi against three contentious farm laws that were formulated by the union government. Today, I'll be talking to someone who emerged as one of the prominent faces of farmers' movement in India, especially in the backdrop of that agitation in Delhi, Mr. Rakesh Tikait. टिकैत साहब, द ट्रिब्यून के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद धन्यवाद। टिकैत साहब, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में दिल्ली में हुए कृषि आंदोलन की बात की और कृषि कानूनों जी की बात की, क्योंकि एक बहुत प्रोमिनेंट फेस बनकर आप उभरे, एक बहुत बड़े किसान नेता के रूप में आपको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा एक फ्रेश इशू से, एक नई लड़ाई जो एमएसपी की आपने छेड़ी है। हाल ही में जींद में आपने एक महापंचायत की, जिसका मेरे ख्याल से प्रमुख एजेंडा एमएसपी ही था। तमाम जी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स आपके साथ उसमें जुड़े। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या महत्वपूर्ण चीजें वहां से निकल के आई, क्या महत्वपूर्ण निर्णय वहां पे लिए गए, और क्या आगे का रास्ता है जो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा? क्योंकि एमएसपी अगर मैं देखूं तो अगर कानून को रद्द करने की बात थी, उसके बाद दूसरी आपकी सबसे प्रमुख मांग जो थी वो यही थी कि एमएसपी को एक तरह से कानूनी मान्यता दिलाई जाए। ठीक है साहब। देखो, हम आज मध्य प्रदेश में हैं और कल से हम बिहार में जाएंगे 4 दिन के लिए। बिहार के हालात ये है पूरे देश के कि वहां पे 800 रुपया क्विंटल धान का रेट है। अभी खरीद नहीं हो रही। पैक्स एक कंपनी है वहां की जो खरीद करती है, संस्था है वो, और पूरा फर्जीवाड़ा है बिहार का। जहां पे हम मिर्जापुर और ये जो क्षेत्र पड़ता है अपना उत्तर प्रदेश का, यहाँ से धान की खरीद होती है। 800 से 1200 रुपए की खरीद होगी। रामपुर और जितने भी ये जिले हैं, मुरादाबाद, इसमें वो बिकता है एमएसपी पे। तो जो भारत सरकार एमएसपी पे खरीद भी कर रही है ना, उसमें भी 60% व्यापारियों का खरीद रहे हैं किसान के नाम पे। हमने कहा कि आप गारंटी कानून ले आओ। गारंटी कानून जब आ जाएगा, अगर बिहार में खरीद होनी है या आसाम में खरीद होनी है, तो उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। बाजार कोई भी उससे नीचे नहीं जाएगा। किसी व्यापारी को काम करना है, वो उसके नीचे पे खरीद नहीं करेगा। ये कानून बन जाए, हमने ये कहा है। इसमें सरकार को नहीं हमने कहा कि सरकार आप पूरी 100% खरीद करवाओ ना, बाजार उससे नीचे पे नहीं जाएगा। जो व्यापारी लूट रहे हैं देश को, सरकारी लोग मिलकर लूट रहे हैं या अधिकारी लूट रहे हैं मिलकर, वो लूट बंद हो जाएगी। और सरकार इसलिए लाना नहीं चाहती कि उनके जो व्यापारी लोग हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये पूर्ण रूप से बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें लूट मचा रखी है एक तरफा। हम इसलिए एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं कि आप उसको बनाओ। जो हमारे आसाम के लोग हैं जिन्होंने एमएसपी देखी भी नहीं, हम वहां पे भी जाएंगे। आसाम में जाएंगे, मिजोरम जाएंगे, त्रिपुरा जाएंगे। वहां पे भी किसान हमारा खेती करता है, उसकी भी एमएसपी पे खरीद हो, उसको भी भाव मिले, वो भी देश की मुख्य धाराओं में शामिल हो। हम पूरे देश भर में जाएंगे। सरकारें किसी की भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में सरकार दूसरी है, वहां बीजेपी तो नहीं है, लेकिन हम वहां पे भी जा रहे हैं। किसानों की जमीन छीनने का काम एक बड़ा देश में चल रहा है। ये हमारे बड़े सवाल हैं, इसके लिए हम पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। ठीक है साहब, संयुक्त किसान मोर्चा के आपके साथी ही हैं दर्शन पाल सिंह, वो भी जींद की पंचायत में आपके साथ थे। उन्होंने भी कहा कि 15 से 22 मार्च के बीच में एक बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे। और उसी मंच से आपने भी कहा कि किसानों से आह्वान किया कि अपने ट्रैक्टरों को तैयार रखें, कभी भी दिल्ली से बुलावा आ सकता है। तो जहां तक जिस वक्त प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की थी और आपने मीडिया में अपना पहला वक्तव्य यही रखा था, मोर्चा खाली करते वक्त आपने कहा था कि ये एक तरह से एक बड़े मैच का सेमीफाइनल है, एक बड़े मैच का एक तरह से प्रैक्टिस मैच कह लीजिए। तो क्या आगे जाकर के एमएसपी को लेकर के टिकैत साहब की तरफ से एक उसी तरह का आंदोलन देखने को मिल सकता है देश को, कि टिकैत साहब एमएसपी देखो, सुनिश्चित कराने के लिए एक उसी स्तर का आंदोलन करें? बिल्कुल आंदोलन होगा। अभी 20 मार्च की हमारी दिल्ली में प्रस्तावित एक पंचायत है, उसमें ट्रैक्टर नहीं जाएंगे। लोग अपने वाहन से, गाड़ियों से, ट्रेन से उसमें जाएंगे।
हम पूरे देश भर में जा रहे हैं कि पूरे देश के किसानों को जागरूक करें। पूरा देश का किसान, मजदूर, आदिवासी सब साथ में है। बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो आने वाले टाइम पे बताएंगे। अभी हम जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं। आज हम रीवा मध्य प्रदेश में आए, कल से बिहार और वहां पर चले जाएंगे, फिर राजस्थान चले जाएंगे। होली के बाद में फिर हम उत्तराखंड में जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। और हमारे संयुक्त मोर्चे के जितने भी लीडर हैं वे पूरे देश भर में संपर्क में हैं। और देश अब चाहता है कि एमएसपी का लाभ सबको मिले। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो। और हम तो मार्केट की बात कर रहे हैं ना। हमारी तो ये है कि जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा है उसी हिसाब से फसलों के दाम भी बढ़े। एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। भारत सरकार ने जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा कि भाई एमएसपी दे दो। एमएसपी तो कम से कम पे है, किससे कम में अगर किसान की खरीद होगी तो नुकसान होगा बहुत ज्यादा। एमएसपी तो मिनिमम है, कम से कम है। इससे नजदीक तो अगर जा रहे हैं तो किसान आत्महत्याओं की तरफ जा रहा है। ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक है साहब, एक और गंभीर आरोप आप अपनी पंचायतों में सरकार पे लगाते हैं। आप कहते हैं कि सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, ये हिंदुओं को सिखों से लड़ाने का काम करती है, ये उनका प्रमुख एजेंडा है। तो क्या ऐसी चीजें हुई जिससे आपको ये लगा कि सरकार का ऐसा कुछ एजेंडा है? देखो, एजेंडा सरकार का बिल्कुल साफ है। धार्मिकता की तरफ सरकारों का काम नहीं है। धार्मिक तो हमें संविधान में राइट दिए गए हैं। और जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ये पूरा एजेंडा है सरकारों का कि आपस में लड़ाई झगड़े करवाए जाएं। ये एजेंडा है। सरकार उसको रोक सकती है, लेकिन सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। सरकार का काम इन सब चीजों को बढ़ावा देना का नहीं है। वो एक पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जब सरकार बनेगी तो सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, उस पर उनको काम करना चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं आते। ये तो एक पार्टी या किसी एक धर्म के उसमें आते हैं। आपने धार्मिक को पॉलिटिकल उसमें जोड़ दिया। आप क्या देश को बर्बाद करना चाहते हो? ये देश ऋषि और कृषियों का देश है। अगर आप ऋषि पद्धति को छेड़खानी करोगे, किसी एक को बढ़ाओगे एक को घटाओगे, तो उसमें हलचल पैदा होगी। आप कृषि सिस्टम को भी खत्म करोगे तो भी देश में हलचल पैदा होगी। सरकारों को अपने उस पर काम करना चाहिए। सरकार उससे हटके पूरे आयोजन दूसरे उस पर कर रही है, अपना चुनावी एजेंडा चला रही है। जब सरकार बन जाती है, उसके जो मंत्री हैं वो किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन ये तो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। अभी एक एक और दो दो साल दो लग गए। भाई सत्ता पे ये काबिज हो गए तो अब ये पूरा आगे कैसे हमको वोट मिलेगी उस पर काम कर रहे हैं। देश के विकास पे, देश के एजुकेशन पे, देश के हेल्थ सिस्टम पे, उस पर कोई इनका काम नहीं चल रहा। देश की प्रॉपर्टियों को बेचने का काम कर रहे हैं। आप कहीं लगा लो, रेलवे के नाम पे जमीन ले रहे हैं, फ्री में जमीन लेना शुरू कर दिया, दान पत्र लिखवाने शुरू कर दिए। मतलब फर्जी तरीके से देश के किसानों की जमीन हड़पने का काम करा जा रहा है। ठीक है साहब, आप मुजफ्फरनगर से आते हैं। मुजफ्फरनगर एक तरह से आपकी जन्मभूमि भी रही है, कर्म भूमि भी रही है, और जो भी बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया, आपके परिवार ने किया, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर से ही हुई। और सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, समूचे यूपी में एक बिजली का मुद्दा काफी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि अब मुजफ्फरनगर में महापंचायत भी की, उसमें भी उसका उल्लेख किया कि किस तरह से ट्यूबवेल्स पे मीटर का इंस्टॉलेशन का एक सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाया गया था, और सरकार की तरफ से ऐसे कुछ आदेश भी थे कि 31 तारीख तक सभी ट्यूबवेल्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो ऐसे में कुछ ऐसी भी खबरें आई कि किसानों ने उनको ये प्रक्रिया करने नहीं दी, तो उन्होंने सरकार से पीएससी की डिमांड की। आपने कुछ उस पर कुछ बोला भी पंचायत में, उस पर तंज भी कसा। जी। लेकिन टिकैत साहब, पिछले 2 दिन पहले आपको भी जानकारी होगी, सरकार बजट लेके आई, यूपी सरकार का बजट आया, उसमें कहा गया कि जो ट्यूबवेल की बिजली है उस पर 100% रिबेट किसानों को देने का काम किया। तो क्या एक किसान के तौर पर, एक किसान नेता के तौर पर, टिकैत साहब जो सरकार ने किसानों के लिए किया है, क्या इसका समर्थन करेंगे? क्योंकि निश्चित तौर पर एक बहुत फायदेमंद किसानों के लिए चीज होगी, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है कि 24 से 25 हजार शायद ट्यूबवेल का, एक ट्यूबवेल का साल भर का बिल बैठता है।
तो ये क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा किसानों को इससे फायदा होगा? हमने ये कहा है कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में कहा 2027 तक फ्री बिजली देने की बात करी उन्होंने। आप फ्री बिजली दे दो, मीटर कहीं को लगा रहे हो। आपने घोषणा पत्र में कहा 2027 के घोषणा पत्र जब उनका आएगा चुनावी घोषणा पत्र, उसमें लिखो कि हम बिजली आगे फ्री देंगे या पेड करेंगे या मीटर लगाएंगे। हम 2027 तक फ्री बिजली चाहिए, ये उनके घोषणा पत्र और एजेंडे में है। हमने उसकी डिमांड कर रखी है। कोई भी मीटर देश प्रदेश में नहीं लगेगा। ये एक साल फ्री बिजली देके क्या चुनावी फ्री बिजली है? क्या ये फ्री बिजली लगा के फिर मीटर लगाना चाहते हैं? मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी? इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? ये किनकी बड़ी साजिश है? ये बहुत जालसाज सरकार है। इनके लोग बैठे हुए हैं, वो जाल बुनते हैं मकड़ी की तरह, और उसमें आम लोगों को फंसाने का काम करते हैं। हमने आम लोगों से अपील करी कि सब लोग सचेत रहें। क्या देश को 15 लाख रुपया मिल गया हर कैंडिडेट को? 15 लाख रुपए देने की बात कर कर आज 5 किलो अनाज पे देश को ले आए। ये देश को बर्बाद करेंगे। इस देश को आंदोलन ही बचा सकता है। बगैर आंदोलन के ये देश बचेगा ही नहीं। नहीं, टिकैत साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक लड़ाई किसानों को गन्ने का एसएपी अच्छा मिले, एमएसपी मिले, या आपकी जायज मांग हो सकती है, किसानों की आमदनी बढ़े, किसान इस स्थिति में आए, इतना सक्षम हो कि बिल भी दे सके, सारी चीज दे सके? क्या आपको लगता है कि बिल माफ कराना और इस तरह की, जैसे एक तरह से रेवड़ी कल्चर का आरोप बीजेपी हमेशा से लगाती रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये उस चीज का हिस्सा है? हमें ज्यादा फोकस किसानों का, किसान नेताओं का इस चीज पे होना चाहिए कि फसल की आमदनी बढ़े, लागत से मुनाफा की तरफ किसान बढ़े, और एमएसपी सरकार सुनिश्चित करे, और एसएपी गन्ने का वो बहुत हमने बड़ा मुद्दा है। हमने तो कहा ना, हमारी तो डिमांड यही है। हमारा करीब 45 लाख करोड़ रुपए के आसपास पिछले 8 साल का नुकसान देश के किसानों की फसलों में हुआ। एमएसपी से नीचे पे फसलें भी की, वो हमारा दे दो। हमारा कर्जा भी जो हुआ सरकार की गलत नीतियों से हुआ। भाव नहीं मिलता तो किसान कर्जा लेकर अपना गुजारा चलाता है। हम रेट भी देंगे, हम टैक्स भी देंगे, हमें मार्केट से जोड़ दो, हमारे फसलों की कीमतें दे दो। किसान भिकमंगा नहीं है। हालात सरकार कर रही है, किसानों की जमीन छीनने का प्लान कर रही है। किसान को, देश को गरीब बनाया जा रहा है कि देश का किसान मजबूर बड़ी गरीब बने। देश में लेबर बनाना चाहते हैं किसान को, हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। अभी बहुत किसान सुसाइड करेंगे मार्च के बाद से। उन किसानों की जमीन नीलाम में होगी। पूरा एजेंडा इनका तय हो गया है। बैंक जमीन नीलाम कर रहा, व्यापारी के लिए दूसरी पॉलिसी और किसान के लिए दूसरी पॉलिसी। मतलब अगर किसान ने 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का लोन उसके ऊपर है, तो सरकार की गलत नीतियों से लोन है। और उसकी अगर 30 बीघा जमीन, 6-6, 5-5, 6-6, 8-8 एकड़ जमीन उसकी रखी, तो 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपए में पूरी जमीन नीलाम कर रहे हैं उसकी। मतलब कौन सी पॉलिसी है? अगर सरकार को जमीन नीलाम भी करनी है, ये कहे कि हम नहीं नीलाम करेंगे, सर्किल रेट में जहां तक उनके पैसे की पूर्ति होती हो उतनी जमीन वो नीलाम करने हकदार हैं। उससे ज्यादा की जमीन अगर नीलाम होती है तो पूर्ण रूप से गलत है। और हम किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। हम पूरा उसका विरोध करेंगे। उस जमीन पे कब्जा नहीं होगा। हम पूरा विरोध, अधिकारी और लेने वाले लोग का भी विरोध करेंगे। ठीक है साहब, आपकी जो पृष्ठभूमि रही है वो आंदोलन की रही है, आपके पिताजी ने तमाम आंदोलन किए। मैं टिकैत साहब से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या टिकैत साहब के एजेंडे में बातचीत भी एक मुद्दा है, एक कंसेंसस भी है कि सरकार के साथ एक समन्वय हो, बैठकर बात करें और टेबल पे बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन हो जाए? क्योंकि आपके पिताजी के भी तमाम फोटो वायरल होते थे, वो मनमोहन सिंह जी के पास बैठते थे, वो तमाम मुख्यमंत्री जी के पास बैठते थे, और कोई आपके पदाधिकारी बता रहे थे कि किस तरह से मायावती जी ने वहां पहुंचने से पहले ही गन्ने का रेट बढ़ा दिया था। तो क्या टिकैत साहब के भी एजेंडे में, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़े आप भी हार्डलाइनर हैं, आप भी थोड़ा, मतलब आप ही पहला कदम सरकार की तरफ बढ़ाएं कि टेबल पे बैठकर तमाम मुद्दों पे नहीं नहीं, बात हो? हम पूरा पूरा एजेंडा हमारा है कि हम
बातचीत से समाधान चाहते हैं, लेकिन सरकार के एजेंडे में यह है कि हम संयुक्त मोर्चे से किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। ये उनका 22 जनवरी 2021 से ये एजेंडा तय होगा कि अब हम संयुक्त मोर्चे से, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इससे कोई हम बातचीत करेंगे नहीं। हम अपने नकली आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हम सरकारी किसान संगठन बनाएंगे, उससे बातचीत करेंगे। हम सरकारी धार्मिक नेता बनाएंगे, उससे बातचीत करेंगे। इन्होंने अपने हिंदू नकली बनाए, इन्होंने अपने मुसलमान नकली बनाए, इन्होंने अपने सिख नकली बनाए। ये उनके एजेंडे में है। ये सब सरकारी लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। इन्होंने अपने सरकारी किसान संगठन बनाए, ये उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन संयुक्त मोर्चे से ये बातचीत नहीं करेंगे। ये इनका एजेंडा है। ठीक है साहब, क्या आपके स्तर पर ऐसी कोई पहल करने की कोशिश की गई कि आपके स्तर पे मैं पहल करता हूं सरकार से, किसी भी प्रतिनिधि से, किसी जिम्मेदार व्यक्ति से? क्या कभी भी आपने, आज ही नहीं मतलब कृषि आंदोलन के दौरान भी, कि कम से कम जिम्मेदार लोगों से बात की जाए ताकि किसानों के मुद्दे का सोल्यूशन हो? बिल्कुल, हमने सरकार को चिट्ठी लिखी कि सरकार बैठ कर बातचीत करे, और हम अभी भी कह रहे हैं कि सरकार बैठ कर बातचीत करे। बातचीत से समाधान होगा। आंदोलन के बाद में भी बातचीत है, लेकिन सरकार पूरे किसान संगठनों को तोड़ना चाहती है, अपने अलग जातिगत संगठन किसानों के बना रही है, अपने दूसरे संगठन बना रही है, क्षेत्रीय संगठन बना रही है। ये तो अभी तोड़ फोड़ पर लगी हुई है, क्योंकि ये जो सरकारें हैं, ये जो पार्टी हैं, तो तोड़ फोड़ वाली पार्टियां हैं। इस इनका भी किसान एजेंडा भी यही है कि इसको पूरा तोड़ा जाए, संयुक्त मोर्चे को क्रैश करा जाए, और इनसे बातचीत ना करा जाए, और दूसरे लोगों को खड़ा करें इनके सामने, उनसे बातचीत करी जाए। हमने कहा कि बातचीत करो आप, और बातचीत से समाधान निकलेगा। और बातचीत नहीं आप करोगे तो आंदोलन होंगे। ठीक है साहब, जिस तरह से कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए तमाम संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, तमाम नेता थे जिसमें पूरे देश के तमाम संगठन जुड़े थे, बहुत मजबूती के साथ, बहुत लोग भी आप लोगों के साथ जुड़े। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम कानूनों को वापस लेते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिला कि सभी संगठन अपने अपने अलग अलग रास्ते पर हो गए, अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के हो गए। खासकर अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें, जैसे राजेवाल जी वो वहां पर चुनाव में चले गए, और ये आपके योगेंद्र यादव जी राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ जुड़ गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मजबूती, जो एक तरह से धार उस वक्त आंदोलन में थी, वो टिकैत साहब के लिए एक बहुत चैलेंज बन गया है फिलहाल, वो पहले वाली स्थिति, मजबूती पैदा करना, तमाम देखो, संगठनों को साथ किसान में लाना? संगठनों, बिल्कुल आने वाले टाइम पे सब लोग साथ में आ जाएंगे। अभी जब भी किसान संगठन कोई चुनाव उसमें जाएगा, उसकी हार होगी। चुनाव एक अलग चीज है, किसान संगठन अलग चीज है। तो किसी भी किसान संगठन को चुनाव में नहीं जाना चाहिए। व्यक्तिगत चुनाव में जा सकता है, व्यक्तिगत व्यक्ति जा सकता है, लेकिन किसान संगठन चुनाव में नहीं है। और आने वाले टाइम पे ये सब लोग फिर इकट्ठे होंगे। हमारी फिर बातचीत चल रही है कि लोग फिर एक प्लेटफॉर्म पाए। संयुक्त मोर्चा एक बहुत बड़ी ताकत है, और वो आज भी है। उसके साथ में कोई अगर छिटक गया है तो उसके साथ में जुड़े, और फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें। देश को फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। ठीक है सब, क्या आपके परिवार का, आप लोगों का पॉलिटिक्स में भी कुछ इन्फ्लुएंस है? क्योंकि निश्चित तौर पर आपका, अगर ग्राउंड पे देखें, आप वोटर्स को मोबिलाइज करने की स्थिति में रहते हैं हमेशा, आप एक डिसाइसिव फॉर्म में हमेशा रहते हैं, और आरोप भी लगते हैं कि जो बीजेपी को हराता है उसका समर्थन करते हैं। जिस तरह से आपके बड़े भाई जो आपके भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, वो रालोद के और सपा के कुछ नेता उनके पास गए, उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि हम उनका समर्थन चाहते हैं, और उन्होंने भी कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया। इस तरह के कुछ लोग आपसे छूटकर भी आपके उससे भी गए ना, तो उन्होंने भी यही बात कही कि एक तरह से राजनीति पर बहुत प्रभाव टिकैत साहब का रहता है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वोटों को प्रभावित किसान यूनियन कर सकता है या करता है? नहीं, हमारा वोट से कोई संबंध नहीं है। तो लोगों की भावनाएं हैं भाई, जो लोगों की भावनाएं हैं। और वोट हर आदमी डालता है, वोट हम भी डालते हैं।
सबको वोट डालने का अधिकार है, कोई किसी के कहने से वोट प्रभावित नहीं होती। प्रभावित वोट मुद्दों के आधार पर होती है, जो लोग त्रस्त होते हैं वे होती है। आज देश का युवा, जो आज से 7 और 8 और 10 साल पहले जो युवा की स्थिति थी, वो क्या बोलता था और आज वो क्या बोलता है, उसको हमने थोड़ा प्रभावित कर दिया। जो देश की हालात हुई उसने उसको प्रभावित किया। जो बेरोजगार हुए, जो 8 करोड़ बच्चे बेरोजगार हुए, वे वो भाषा बोल रहे हैं। जिसको 15 लाख मिलना था, जिसने अकाउंट खुलवाया, आज वो भाषा बोल रहा है। जिसकी जमीन गिरवी रखी हुई है बैंक में, उस पर कर्जा है, सरकारों की गलत नीतियों से उसके ऊपर कर्जा हुआ, उसकी जमीन नीलाम होने लग रही है। सरकारों की पॉलिसी है कि देश में लैंड बैंक बने, वो भाषा बोलते हैं वे। हमारी कोई पॉलिटिकल भाषा नहीं है, ना हम चुनाव लड़ेंगे। आने वाले टाइम पे भी हम कहते हैं कि हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हम सरकारों की गलत नीति होगी तो उसका विरोध करेंगे। ठीक है साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं। देखिए, जो अगर आप बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, ये एक समान से फसलें भी काफी एक जैसी ही यहाँ पर बुआई की जाती है, किसान भी एक ही तरह का है, समस्याएं भी निश्चित तौर पर एक ही है। अगर पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में परंपरागत पार्टियों को छोड़ करके एक नई सरकार इस बार लोगों ने बनाई है। काफी वादे उन्होंने किसानों को लेकर के किए हैं। काफी टाइम से, जब से भगवंत मान की सरकार पंजाब में बनी है, प्रदर्शन भी निरंतर वहां पर किसानों के हो रहे हैं। तो ऐसे में एक नई पार्टी पंजाब में आई, तो टिकैत साहब एक किसान लीडर के तौर पे, जो पूरे देश के एक बड़े किसान नेता आज हैं, तो वो कैसे इस नई सरकार को देखते हैं? क्या जो तमाम वादे करके सत्ता में वो लोग आए, क्या उन पर सरकार खरी उतर रही है? क्या आपका कोई किसी तरह के वहां पे कृषि संगठनों के साथ निश्चित तौर पर आपका कोऑर्डिनेशन बना रहता है, आपकी बातचीत होती रहती है, मुद्दे आपको पता लगते रहते हैं, तो आप इस पर सरकार को आप कैसे इवेल्युएट करते हैं, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को? देखो, सरकार को वहां पे भारत सरकार गिरवाएगी, वहां पे झगड़े करवाएगी, और जो सरकार है उसके ऊपर वो मत्थे पे मंडेगी। ये भारत सरकार का एजेंडा है, उसका कोई सहयोग नहीं करेगी। तो लोगों को ये लगेगा कि जो पंजाब की सरकार है इसने नुकसान करा है। भारत सरकार उसको नुकसान करवाना चाहती है वहां पे, उसको कोई फैसिलिटी देने की। ये पूरा काम भारत सरकार करेगी। इनको तो अपनी जान बचानी भारी हो रही पंजाब सरकार को। ये भारत सरकार से मदद ले उससे लड़े हैं, या ये यहाँ पे जो लोकल के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं इनकी बात मान रहे हैं। अब एमएसपी पे कितनी खरीद कर सकती है एक स्टेट? बाहर से वो आ जाएगा। जब तक भारत सरकार सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी स्टेट को, वहां पे मजबूती नहीं मिलेगी। वो सरकार तो अपनी जान बचाती फिरती है। वो कब महाराष्ट्र की तरह उनको भी तोड़ दे, पता कुछ नहीं इनका। जैसे महाराष्ट्र में बनी हुई सरकार को तोड़ दिया, ये तो सरकार के सिस्टम में पूरी डकैती डालते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने बनी हुई तोड़ी, तो देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो बनी हुई सरकार को लूटता है उसको तोड़ता है। तो देश में कोई कानून इस तरह का नहीं है। ये तो यही काम कर रहे हैं। और रही पंजाब सरकार की बात, पंजाब सरकार को अपनी खुद की जान बचानी भारी हो रही। चलिए टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।